I am Narendra Kumar Sharma. My dear student, I am starting remaining part of chapter 5 for class 7th in science. Name of chapter: acid, bases and salts. In video 3rd, we start laboratory acids. कौन से? प्रयोगशाला अम्ल, जिसको लेबोरेटरी का मतलब प्रयोगशाला, एसिड में अम्ल, अर्थात ऐसे एसिड जो लेबोरेटरी में यूज करते हैं, एक्सपेरिमेंट के समय यूज होते हैं। तो इनमें से कुछ है बच्चों: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। बच्चों, एसिड के बारे में तो पहले भी हमने जिक्र किया था, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जनरली इनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये एसिटिक एसिड तो सिरका है, समझे, जो हमने आपको पहले बताया था। तो वीक एसिड की कैटेगरी में आता है बच्चों ये। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, समझे, इनको हम स्किन से, उंगली से टच नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमें हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं, हार्म पहुंचा सकते हैं, इसलिए इनको कभी भी हाथ से टच नहीं करना चाहिए। जो लेबोरेटरी, मोस्टली जो लेबोरेटरी एसिड्स हैं। फिर सेकंड पॉइंट है लेबोरेटरी बेसिस, अर्थात ऐसे बेसिस जो लेबोरेटरी में काम आते हैं, प्रयोगशाला में काम आते हैं। उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर भी कहा जाता है। ये बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, समझे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये लेबोरेटरी एसिड हैं, ये लेबोरेटरी बेसिस हैं, ठीक है, और प्रयोगशाला में काम विशेष रूप से आते हैं। आते तो और भी दूसरे हैं, लेकिन ये विशेष कर आते हैं बच्चों। अब बच्चों, चूंकि अभी मैंने बताया कि इनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं इसमें से, तो इनको ये कैरोसिव होते हैं इन नेचर। कैरोसिव का मतलब ये है कि जहां भी ये पड़ जाएंगे उसको काटना शुरू कर देंगे, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। इरिटेटिंग, यदि पड़ जाए तो जलन हो जाती है। इरिटेटिंग माने जलन। एंड हार्मफुल टू स्किन, और त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन्हें पता लगाना है तो हमें एज ए इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। जैसे लिटमस पेपर का यूज कर लिया, टर्मरिक इंडिकेटर का यूज कर लिया, चाइना रोज का इंडिकेटर यूज कर लिया, ठीक है। और बच्चों, आपको एक प्रोसेस बताएं, जो तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण बच्चों के, जैसा कि इस वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई पदार्थ ना तो एसिड कहा जा सकता है और ना ही उसको बेस कह सकते हैं, ठीक है। ना तो वो एसिड हो सकता, ना ही वो बेसिस होता। तो ऐसी पोजीशन में ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस। अब देखिए, इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है कि जब भी एसिड और बेसिस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को डैमेज करते हैं। यानी कि एसिड नहीं रह पाता, बेसिस नहीं रह पाता। अर्थात एक इस प्रोसेस में एक तरह से न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, और इस प्रोसेस का क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन। यानी न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस एक प्रॉपर अमाउंट में कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, अर्थात डैमेज करते हैं। अब बच्चों, क्या लिखा हुआ है? यदि हम डेफिनेशन की बात करें न्यूट्रलाइजेशन की, तो क्या होगा? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या है? एक रिएक्शन है, एक तरह से आपस में क्रिया है। किसके बीच में? एसिड के बीच में
और बेसिस के बीच में, और इसका क्या नाम है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन। समझे? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, और इसका नाम क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। अब बच्चों साल्ट और इस रिएक्शन के पश्चात बनता है क्या क्या है? एक तो साल्ट बनेगा, क्योंकि चैप्टर में साल्ट भी है, समझे? साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद इवोल्यूशन ऑफ द गैसेस। अर्थात साल्ट क्या होते हैं बच्चों? साल्ट जो है, जो एसिड और बेसिस के रिएक्शन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं बच्चों। इसमें एक सबसे जो उपयोगी है, वो एक तरह से हम जो नमक खाते हैं सब्जियों में डाल करके या दूसरी चीजों में डाल करके, वो एक साल्ट है। और उस साल्ट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हम आपको बताएंगे कि बनता किस तरह से, क्या प्रोसेस है इसका। देखिए, एक तो आपको अभी बताया मैंने कि न्यूट्रलाइजेशन में एसिड और बेस आपस में कांटेक्ट में आकर के रिएक्शन करते हैं, और क्या प्रोडक्ट तैयार होता है बच्चों? साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। एसिड और बेस क्या है? रिएक्टेंट, आपस में क्रियाकारक हैं, और इससे प्रोडक्ट क्या तैयार हुए? प्रोडक्ट्स क्या है? साल्ट प्लस वाटर। और इसके साथ साथ हीट इज इवॉल्व, अर्थात ऊष्मा भी निकलती है बच्चों। समझे? कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें ऊष्मा एब्जॉर्ब की जाती है, कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, प्रोड्यूस होती है। तो यहां जो है, यानी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर हीट इवॉल्व होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अब बच्चों, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। अब हम यदि न्यूट्रलाइजेशन की बात करें, एक रिएक्शन हम दें तो कैसे, ये तो वर्ड इक्वेशन हो गई बच्चों। ऐसे ही ये बच्चों केमिकल फॉर्मूले के साथ साथ है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको ब्रैकेट में HCl लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, बड़ी क्लासों में आप स्टडी करेंगे कैसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। ऐसे ही प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, बच्चों हाइड्रोक्साइड की वजह से क्या हुआ? बेस। और ये क्या है? एसिड बच्चों। जनरली हाइड्रोजन जिनमें होता है शुरू में, वो एसिड होते हैं, जिनमें OH होता है वो बेसिस होते हैं बच्चों। तो इन दोनों रिएक्टेंट से क्या बना, क्या प्रोडक्शन हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों? सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है? NaCl प्लस वाटर। वाटर का क्या फॉर्मूला है? H2। याद रखो ये सब, ठीक है? जो छोटी छोटी आप एक तरह से केमिकल हैं, उनके आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। दोनों ने आपस में रिएक्शन की, क्या बनाया है? सोडियम क्लोराइड, जो साल्ट है। सोडियम क्लोराइड क्या है बच्चों? साल्ट, याद रखिए, जिसको हम रोज खाते हैं नमक के रूप में, प्लस वाटर, जिसका पानी के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो वाटर का जनरली फॉर्मूला क्या है? H2O। ठीक है? अब आपको न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस मैंने आपको बताई, ठीक है? और बच्चों ध्यानपूर्वक समझें। देखिए, ये है एक, अब इससे पहले हमने आपको इंडिकेटर के बारे में बताया था कि भाई लिटमस हो गया, ठीक है? लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक इंडिकेटर हो गया, चाइना रोज इंडिकेटर्स हो गया, समझे? तो बच्चों एक तरह से इनको हम इनसे ये पता लगा लेते हैं कि भाई कोई पदार्थ जो है वो एसिड है, बेसिस है या कुछ भी नहीं है तो साल्ट हो सकता है, ठीक है? अच्छा, तो एक तरह से जो न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा वो प्रॉपर अमाउंट मिलानी पड़ेगी हमें एसिड और बेसिस की, ठीक है? अब देखिए, एक इंडिकेटर के बारे में हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि अभी इनके अलावा भी एक और इंडिकेटर होता है बच्चों, जिसका क्या नाम है? फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर एज ए इंडिकेटर, समझे? तो अब एक इंडिकेटर जो है, जैसे लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक इंडिकेटर हो गया, चाइना रोज इंडिकेटर होगा, इसके अलावा भी एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम मैंने आपको बताया फिनोल्फ्थलीन एज ए इंडिकेटर। बच्चों इसमें होता क्या है कि यदि ये इंडिकेटर आप बेस के साथ मिलाएंगे तो पिंक कलर आएगा। मिक्सचर का कैसा कलर आएगा? पिंक कलर आएगा, ठीक है? अर्थात फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर प्लस बेस मिलकर के कैसा कलर देंगे?
पिंक कलर मिक्सचर का। और यदि एसिड मिलाया जाए बेस की जगह इस इंडिकेटर में, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, रिमेन कलरलेस, और ये कलरलेस रहता है, इसमें कोई रंग नहीं होता ऐसी स्थिति में। तो आपको समझ में आना चाहिए कि फिनोप्थलीन एज ए इंडिकेटर यूज किया जाता है, बेसिस के साथ ये पिंक कलर देता है, एसिड के साथ ये कलरलेस होता है। तो दिस इज द एंड of the video third. Next I shall discuss again. Thank you.